गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9th का आपको जो 15 नंबर का चैप्टर है जल परिवाह अथवा अपवाह उसके बारे में हम समझाएंगे। तो किसी भी क्षेत्र की जो नदी होती है या प्रणाली का जो अध्ययन करने के लिए हम जल परिवाह का शब्द का उपयोग करते हैं। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की नदी है उसके बारे में जानने के लिए हम किस शब्द का उपयोग करेंगे, तो जल परिवाह। तो भारत के भूपृष्ठ का जो नक्शा देखा जाए तो उसमें हमें ज्ञात होगा कि जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं वो अलग अलग दिशाओं से आकर मिलती हैं, और इन नदियों का जो जल है वो किसी झील या समुद्र है या मरुस्थल में जाकर मिलता है। इस तरह से देखा जाए तो एक नदी तंत्र के द्वारा उसका जो प्रभाव है वह जिस क्षेत्र में बहता है उस नदी को हम बेसिन कहेंगे। तो बेसिन का अर्थ क्या कहलाता है कि किसी भी नदी का जो तंत्र है उसके द्वारा, उस नदी तंत्र के द्वारा वो जिस क्षेत्र में बहती हो उसे हम नदी बेसिन कहेंगे। पर कोई पर्वत या उच्च प्रदेश नदियों के जल परिवाह को एक दूसरे से अलग करते हैं तब वो जल विभाजन कहलाते हैं। फिर भारत का जल परिवाह के विषय में हम जानेंगे। तो भारत के जल परिवाह की रचना भौगोलिक आधार पर की जाती है। उसी आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीप नदियाँ। तो प्राकृतिक रचना की जो विशेषता है, तो विशेषता के आधार पर देखा जाए तो भारत की जो नदियाँ हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका कारण जो है तो हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप नदियों में जो विशेष अंतर हैं वो, तो हिमालय की जो नदियां हैं वो हमेशा 12 मास पानी से भरी रहती हैं। तो हिमालय की जो नदियां हैं वो 12 मास जल प्रवाह क्यों रहता है, क्योंकि जो हिमालय है तो उसमें से बर्फ़ शिखर यानी जो पर्वतों पे बर्फ़ होती है वो बर्फ़ पिघलती है। उसके अलावा वर्षाद होने के कारण तो कह सकते हैं कि जो हिमालय की नदियाँ हैं वो 12 मास जल प्रवाह रहता है, क्योंकि वहाँ वर्षा का कारण होता है। और दूसरा जो गर्मी होती है तो गर्मी के समय में जो पर्वत शिखरों पर जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ पिघल कर जल भंडार में निरंतरित और वृद्धि करती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर नदियों का प्रभाव बना रहता है। हिमालय की जो दो नदियाँ हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियाँ जो हैं ये इस पर्वतमाला से उत्तरी भाग से निकलती हैं, और हिमालय की नदियाँ अपने उद्भव स्थान से निकल के समुद्र तक एक लंबा रास्ता करती हैं। तो देखिए यहाँ पर नदियों की विभिन्न अवस्था बताई गई है, जहाँ पर नदी का स्रोत दिया गया है। तो ये देखिए ये हिमालय दिया गया है, यहाँ पर ये नदी के स्रोत दिए यानी यहाँ से पानी आता है, यानी नदी बह रही है। यहाँ पानी जो पर्वत से जो बर्फ़ होते हैं वो किस तरह से गर्मियों में पिघलते हैं, तो पिघल के इस तरह से ये। फिर यहाँ पर्वतीय स्तरों के प्रदेश बताए गए, यहाँ से मध्य स्तर बताए गए, यहाँ से सर्पाकार। सर्पाकार अर्थात क्या कहेगा, जिस प्रकार से सांप के से इस तरह से डोलता है उसी प्रकार से ये जो नदी है नदी का जो प्रभाव वो इस तरह से आती है, इसलिए इसे हम सर्पाकार कहेंगे। उसके बाद यहाँ मैदानी प्रदेश दिया हुआ है, फिर झील, नलाकील और लास्ट में आता है डेल्टा। डेल्टा में तो क्या होता है, त्रिभुज प्रकार का जो स्थान होता है जहाँ पे नदियाँ भरी, नदी का जो पानी है वो भरा रहता है, जिसे हम डेल्टा कहेंगे। तो हम जानेंगे नदी प्रवाह की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है पर्वतीय प्रदेश, मध्य भाग और मैदानी प्रदेश। तो जब नदी जो है वो पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो वहाँ का जो तीव्र घर्षण करती है, तो तीव्र घर्षण करना अर्थात क्या बताया गया कि पर्वतीय क्षेत्र से निकलेगी। तो पर्वतीय क्षेत्र कैसा बताया, ढलान वाला। तो ढलान वाले पर जब नदी निकलेगी तो वो नदी कैसी होगी, उसकी स्थिति कैसी होगी, एकदम तेज होगी। तेज यानी एकदम ढलान वाली जगह पे पानी कैसे एकदम फटाफट सरकता हुआ आता है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, एक तीव्र घर्षण करती है। वहाँ से अपने साथ वो अधिक मात्रा में जैसे बालू है, काप है, ये सब बहा कर लाती है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नदियाँ, जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए कि वर्षा का जो पानी है, तो जो वर्षाद होती है तो कैसे पानी बहता है तो उसके साथ में बालू और मिट्टी जो होती है वो साथ में आती है, तो वो क्या करती है, एक प्रकार से भूमि का कटाव करती है। तो उस कटाव को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वृक्ष लगाना जरूरी होता है ना। तो इसी प्रकार से जो वो साथ इसी तरह से ही कह सकते हैं कि जो वहाँ से पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियाँ हैं वो तीव्र घर्षण करती हुई जब आती हैं तो वो अपने साथ बालू और काप को भी बहा कर ले आती हैं। और जो मध्य और मैदानी भाग है तो वहाँ पर नदियों का जो प्रभाव कैसा होता है, मंद हो जाएगा। तो मंद यानी धीमा हो जाएगा, क्योंकि मैदानी भाग है तो मैदानी भाग में तीव्रता से तो पानी दौड़ेगा नहीं, तो वो मंद माना जाएगा। और यह उसका क्या कहलाएगा, सर्पाकार। सर्पाकार यानी दृष्टिगोचर। तो सर्पाकार यानी जैसे सांप की कैसी चाल होती है, इस प्रकार से नदी की चाल बताई गई है। नदियों का विस्फोटन के कारण तथा बाढ़ के प्रभाव से मैदानों में घोड़े की नाल आकार के सरोवर बनते हैं और मुख्य प्रदेश
कि आगे जो अनेक नदियां हैं, यानी ये कह सकते हैं कि जो नदी अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। तो शाखाओं में अधिक विभाजित होना यानी अर्थात क्या, तो घोड़े की नाल जैसे सरोवर जब बनते हैं तो मुख्य प्रदेश से आगे नदी जो मेन जहाँ से नदियाँ निकल रही हैं वहाँ से निकलते हुए अनेक शाखाएं, शाखाएं यानी किस प्रकार से, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, एक ही डाली से अनेक डालियाँ निकली हुई होती हैं, तो इसी प्रकार से नदियों को भी अनेक शाखाओं में विभाजित किया होता है। लंबे अंतराल पश्चात ये जो विभाजित भाग है ये त्रिभुजाकार के रूप में अंत में ये जहाँ कर अत्यंत उपजाऊ प्रदेश में रूपांतरित होता है, जिसे हम डेल्टा डेल्टा कहते हैं। फिर है प्रायद्वीप नदियाँ, अर्थात मौसमी जो होती हैं, क्योंकि इनका कारण ये बताया गया है कि जो जल भंडार है, यहाँ का जो जल भंडार है यानी पानी जो भरा हुआ होता है वो वर्षा के आधारित होता है। शुष्क ऋतु दौरान उनका जो प्रभाव है वो घट जाता है अथवा मंद यानी कि एकदम धीमा हो जाता है। कि नदियों की तुलना में इन नदियों की जो लंबाई है वो कम देखने को मिलती है, इसलिए इन नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं ये छिछली नदियाँ मानी जाती हैं। भारत की जो प्राकृतिक रचना या पर्वत की जो ढलान के कारण अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम घाट से निकलकर पूर्व की तरफ बहती है और फिर अंत में वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये प्रायद्वीप जो नदियों के लिए पश्चिम घाट जो है वो मुख्य जल विभाजक माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीप नदियां हैं वो कहाँ से निकल के कहाँ मिलेंगी, तो बताना है आपको कि प्राकृतिक रचना, तो प्राकृतिक रचना अर्थात क्या, हिमालय यानी पर्वत शिखर, तो वहाँ के ढलान के कारण ये जो नदियां हैं वो पश्चिम घाट से निकल के पूर्व की तरफ बहती हुई आती हैं और जाके अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये पश्चिमी घाट का क्या है, जल विभाजक माना जाता है। अब हमें यहाँ कुछ चीज़ें जानने के लिए दी गई हैं, जैसे कि जल प्रवाह प्रणाली जो मुख्य रूप से दी गई हैं, तो वृक्षाकार प्रणाली दी है। तो वृक्षाकार प्रणाली अर्थात क्या, तो जिस प्रकार से मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर एक वृक्ष की डालियों की तरह सुंदर रचना करती है। तो यहाँ पे ये डाली का शब्द क्यों यूज़ किया गया है कि जैसे बताया था अभी मैंने कि वृक्ष की जो डालियाँ होती हैं, शाखाएं कैसे एक दूसरे से निकली होती हैं, तो इसी प्रकार से जो नदियाँ हैं वो भी अन्य भागों में जो विभाजित होती है वो शाखाओं के प्रकार से यानी अलग अलग निकली हुई हैं एक ही से ज्वाइंट होकर, तो इसलिए हम उसे वृक्ष की डाली की तरह सुंदर रचना करती है, इसलिए हम इसे वृक्षाकार प्रणाली कहते हैं। और ये जो उसे हम वृक्षाकार की रचना कहेंगे, जिसमें से मैन नदी बताइए गंगा, तो गंगा की नदियों में, गंगा जो नदी बहती है फिर वो अन्य नदियों में किस तरह से जाके मिलती है, तो शाखाओं की तरह बताई गई है। फिर है जलिकावर्त प्रणाली, तो ये जलिकावर्त प्रणाली अर्थात क्या है, तो जाली अर्थात जाली बताएंगे, जैसे कि झरना है, तो पर्वत प्रदेश से जब झरने पहाड़ी ढलान से एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी जो रचना है वो जाली जैसी होती है, यानी झरना जब झरता है तो कैसे झरता हुआ बताता है, तो एक जाली का प्रकार बताया गया है, उसका रूप दिया गया है, इसलिए इसे हम जालिकावर्त प्रणाली कहेंगे। और हिमालय की ढलानों से निकल कर ये अनेक झरने में जाते हैं। फिर बताया है आयताकार प्रणाली, तो आयताकार प्रणाली अर्थात मुख्य नदी जो उसकी सहायक नदियाँ एक दूसरे से समकोण पर मिलती है, तो समकोण पर मिलती है तो इसे आयताकार रचना कहेंगे। भूमि दरार में से बहने वाली जो अधिकांश नदियाँ ऐसी रचना करती हैं, जैसे कि नर्मदा के बारे में बताया गया है। फिर है केंद्र त्यागी अर्थात पर्वतकार, तो पर्वतीय प्रदेश में से एक पर्वत के चारों तरफ से झरने निकलकर चारों तरफ जो नदी की रचना करते हैं उसे हम केंद्र त्यागी पर्वतकार नदी कहेंगे, जिसे सौराष्ट्र की नदियाँ बताई गई हैं। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। फिर यहाँ हम देखेंगे हिमालय की नदियाँ, तो उससे पहले देखिए ये यहाँ पर आपको यहाँ नक्शा दिया गया है, जिसमें ये देखो सारी नदियाँ बताई गई हैं ऊपर, जिसमें कुछ झील कुछ झील दिए गए हैं, जिसमें ये पॉइंट करके दिया गया है, ये सारी झीलें हैं रेड कलर के पॉइंट में, ये आपको बता दिया जाए। तो ये जो रेड पॉइंट दिए गए हैं ये सारे के सारी आपकी क्या है, झील बताई गई हैं, जिसमें से मीठे झील की बताई जाती है। तो जहाँ पर आता है वुलर जो एक मीठे झील बताया गया है यहाँ, फिर साबर झील, ये मुख्य झीलें बताई गई हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो नदियाँ बताई गई हैं वो सभी शाखाएं रूप में जो नदियाँ मैंने बताई थी अभी, वो आप इस तरह से शाखाएं समझ सकते हैं कि जैसे कि ये नदी निकली तो देखो इसमें से एक ये जाएगी, एक ये, इस तरह से ये क्या है, डाली की तरह शाखाएँ निकलती हैं, तो इसलिए हम इसे शाखाएं प्रकार से या सर्प प्रकार से कह सकते हैं। फिर आप देखेंगे हिमालय की नदियाँ, तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय की निकलने वाली ये मुख्य नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। ये जो नदियाँ हैं वो काफ़ी लंबी नदियाँ बताई गई हैं और इनके अनेक सहायक नदियाँ इनसे मिलती भी हैं। कोई भी बड़ी जो नदी है
उसकी सहायक नदियाँ एक दूसरे से मिलें, या कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के स्वरूप में निर्मित होती है, तो उसे हम जल परिवाह कहेंगे। तो यहाँ जल परिवाह की आपको परिभाषा दी गई है कि कोई भी एक बड़ी नदी है, तो एक बड़ी नदी में उसकी सहायक नदियाँ यानी और कई नदियाँ उसमें एक दूसरे से मिल रही हैं, तो वो एक जल प्रवाह या अपवाह तंत्र कहलाएगी। सिंधु नदी के बारे में हम जानेंगे। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर के पास तिब्बत में से हुआ है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान तो मानसरोवर के तिब्बत में बताना है आपको। आरंभ में यह पश्चिम में से और फिर उत्तर पश्चिम की तरफ बहती है। इस तरह वह लद्दाख और केंद्र शासित जो है लद्दाख उस प्रदेश से लेह जिले में प्रवेश करती है। तो इस क्षेत्र में उसमें दुर्गम खोहा यानी कि जो खडरों होते हैं उसका निर्माण होता है। यहाँ से उससे देखा जाए तो जाश्कर है, निबूरा, श्योक तथा हुज्जा जैसी जो नदियाँ हैं वो इन नदियों में मिलती है। सिंधु नदी जो है वो बालिस्तान तथा गिलगिट क्षेत्र में बहती हुई अटक के पास जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से बाहर निकलती है। जो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम उसमें मिलने वाली ये सहायक नदियाँ हैं। तो इस तरह से हम इसे जल प्रवाह कहेंगे। सहायक नदियाँ यानी किस तरह से कि सिंधु जो नदी है वो बड़ी नदी बताई गई है, तो बड़ी नदी के अंदर सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम ये सब नदियाँ उसे सहायक मिलती हैं, तो ये एक सहायक नदियाँ कहलाएंगी। तो इस तरह से जो ये 5 नदियाँ जो हैं ये पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में जाकर मिलती है। तो 5 नदियाँ कौन सी? तो 5 नदी आपको ये बतानी है, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये 5 नदियां हैं जो पाकिस्तान के मिठानकोट से निकलकर सिंधु नदी को जाके मिलती हैं। तो इन सभी नदियों का जो संयुक्त है प्रभाव वो दक्षिण की तरफ बहकर अंत में जाकर जो पाकिस्तान में होकर अरब सागर से जाके मिलता है। और ये नदियां जो हैं वो मैदानी प्रदेश में एकदम मंद गति में बहती, क्योंकि मैदानी प्रदेश बताया ना, मैदानी प्रदेश होगा तो वहाँ ढलान तो होगा नहीं, तो ढलान नहीं होगा इसलिए उसकी जो बहने की जो स्पीड है वो एकदम कम हो जाएगी, इसलिए हम कहेंगे कि वो मंद गति से वहाँ बहेगी। तो इस नदी बेसिन का लगभग 1/3 भाग जो है वो भारत के पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसलिए यहाँ पे देखो सिंधु घाटी जो दी गई है ये देखो यहाँ ऊपर की तरफ ही दी गई है ये, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि इसका भाग जो है वो ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ हिमालय पे बताई गई है, तो ये कह सकते हैं कि इसका जो 1/3 भाग है वो कहाँ पे आया हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के स्थित में है। फिर यहाँ पे इसकी लंबाई दी गई है, तो सिंधु घाटी जो सिंधु जो नदी है उसकी लंबाई बताई गई है 2900 किमी है। सिंधु नदी के पानी के बंटवारे के लिए सन 1960 में भारत पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ था। तो ये जो हमारे जो सिंधु नदी है ये सिंधु नदी की ही जो पानी है वो पाकिस्तान में मतलब यूज़ किया जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि सिंधु नदी के बंटवारे के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार सिंधु के जल प्रवाह में भारत का 20% जल का उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कितना हम लोग सिंधु घाटी के जो जल भंडार है जो सिंधु नदी का उसमें से हम लोग 20% उसका भाग यूज़ करते हैं यानी उपयोग में लेते हैं पानी को। सतलज, रावी, ब्यास के जल के उपयोग से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई संभव हो सकती है। फिर हम देखेंगे गंगा नदी का तंत्र। तो हिमालय के गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी यानी गंगा नदी जो है वो भागीरथी नाम से जानती है। तो भागीरथी और अलकनंदा यानी देवप्राण उत्तराखंड में से एक दूसरे से मिलती है। पर्वतीय प्रदेश से निकलकर गंगा हरिद्वार के पास जाके उस मैदान में प्रवेश करती है। तो हिमालय से निकलने वाली जो अनेक नदियां हैं वो गंगा से मिलती हैं। तो गंगा से मिलने वाली नदियां कौन सी बताई गई हैं? तो वो यहाँ पर हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ये जो नदियां हैं ये गंगा से मिलती हैं। यहाँ यमुना जो है तो वो यमुना हिमालय की यमुनोत्री में से निकलती है। यह नदी गंगा की दाहिनी तरफ से बहकर इलाहाबाद के पास गंगा में जाकर गिरती है। कौन सी? तो यमुना नदी। फिर जो घाघरा है तो घाघरा, गंडक तथा कोसी का जो उद्गम स्थान है वो है नेपाल, यानी ये कहाँ से निकली हुई हैं? तो नेपाल से, जिसके कारण हर वर्ष उत्तर के मैदानी प्रदेश में बाढ़ आती है और कुछ क्षेत्रों में जान माल की हानि और क्षति भी देखने को मिलती है, यानी क्षति वहाँ पहुँचती है, हानि देखने को मिलती है। फिर भी इन नदियों द्वारा जो निर्मित उपजाऊ काप के मैदान हैं उसकी वजह से भारत में कृषि क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त हुई है।
फिर हम देखेंगे प्रायद्वीप पठारी प्रदेश। तो प्रायद्वीप जो पठारी प्रदेश है वहाँ से निकलने वाली जो नदी है वो चंबल, बेतवा, यमुना नदी में तथा सोन गंगा नदी में जाके मिलती है। ये नदियाँ जो हैं वो आर्द्र शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं तथा इनकी जो लंबाई है वो भी कम होती है और कम होने की वजह से इनका जो जल भंडार होता है वो मर्यादित होता है। उत्तर तथा दक्षिण में मिलने वाली जो नदियां हैं उनका संयुक्त प्रवाह आगे जाकर दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है बंगाल देश में प्रवेश करता है, वहां से वो पद्मा के नाम से जाना गया है, और जो दूसरा भाग है वो पश्चिम बंगाल में भागीरथी यानी कि हुगली के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अंत में ये दोनों प्रवाह बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। तो आपको ये बताना है यहाँ पे ये भी आ सकता है कि उत्तर तथा दक्षिण में मिलने वाली जो नदियाँ हैं उसका संयुक्त प्रभाव कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में। पहला बांग्लादेश से प्रवेश करेगा, तो बांग्लादेश से प्रवेश करते हुए वो किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से, और दूसरा जो है वो बंगाल खाड़ी में भागीरथ है जो हुगली नाम से जाना जाता है। अंत में दोनों के दोनों कहाँ जाके गिरते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में। गंगा का प्रभाव बांग्लादेश में पद्मा कहलाता है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाता है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव को हम मेघना कहते हैं तथा गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है ये नदियों का डेल्टा प्रदेश अधिक उपजाऊ प्रदेश है, उसे सुंदरवन कहा जाता है। तो सुंदरवन जो है वो भी किसे कहते हैं ये भी आपको यहाँ इसी पैराग्राफ में मिल गया है। पद्मा कौन कहलाएगा ये भी आपको यहाँ आपको 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो गंगा जो नदी है तो वही पद्मा कहलाएगी, लेकिन किस लिए? तो गंगा का जो प्रभाव है यानी बहने का जो प्रभाव है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से कहलाएगा, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र की नदी के साथ जाके मिल जाता है, और जब ब्रह्मपुत्र ये जो पद्मा है ये जब ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलता है तो जो ये संयुक्त प्रवाह यानी दोनों साथ में मिलकर जो बहता है उस प्रभाव को हम मेघना कहेंगे। और गंगा और जो ब्रह्मपुत्र के जो नदियों का डेल्टा है तो डेल्टा प्रदेश जो है वो काफ़ी उपजाऊ है जिसकी वजह से वहाँ सुंदरवन कहा जाता है। गंगा के डेल्टा प्रदेश को सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक के जो वृक्ष हैं उनकी संख्या अधिक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको, जैसे आपने सुंदरवन सुना तो है पर सुंदरवन किस लिए कहा जाता है तो वो यहाँ दिया गया है कि गंगा का जो डेल्टा प्रदेश है वो सुंदरवन इसलिए कहलाता है क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नाम का जो वृक्ष हैं वो बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं। फिर भारत के संदर्भ में सुंदरवन डेल्टा प्रदेश मैंग्रोव जंगल के लिए प्रसिद्ध माना गया है। गंगा नदी जो है वो 2500 किमी से भी अधिक लंबी बताई गई है। अम्बाला शहर गंगा और सिंधु नदी के बीच जल विभाजन का काम करता है। अम्बाला से सुंदरवन तक की जो लंबाई है वो लगभग 1800 किमी बताई गई है, परंतु यहाँ से इसका जो ढाल है यानी ढाल अर्थात कैसे ढाल कहलाता है, जैसे कि पर्वतीय स्थान से नहीं वस्तु कोई मतलब पानी जो गिरता हुआ आता है उसे ढलान कहेंगे। तो इस प्रकार का जो ये ढाल है वो यहाँ पर हल्का ढाल बताया गया है। अम्बाला समुद्र की जो सतह है वहाँ से 300 मीटर की ऊंचाई पर और सुंदरवन समुद्र तट के निकट है। इस गणना को ध्यान में रखकर सोचें तो प्रत्येक 6 किमी में 1 मीटर ढलान कम होती है और इसीलिए इस नदी में वृषभ अधिक दिखाई देता है। वृषभ यानी वही जो सांप आकार में होता है ना वो अधिक दिखाई देता है। फिर यहाँ देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर से के पूर्व की ओर से तथा सिंधु के सतलज के मूल के निकट से निकलती है और उसकी जो प्रभाव की लंबाई है वह अधिकांश भाग भारत के बाहर बताया गया है। यह जो नदी है वह हिमालय श्रेणी की समांतर पूर्व में बहती हुई है और नामंचा बरवा शिखर से ये यू आकार अर्थात यू आकार में मुड़ती हुई यानी टन बताएं तो टन हमेशा यू आकार का बताया जाता है, तो इसलिए कहा गया है कि ये यू आकार में मुड़कर और फिर अरुणाचल प्रदेश में जाकर ये प्रवेश करती है। तो यहाँ वो जो है दिहांग नाम से पहचानी जाती है। दिहांग, लोहित, कैनुला आदि सहायक नदियाँ हैं जो मिलकर ब्रह्मपुत्र के नाम से पहचानी जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र के नाम से पहचानी जाने वाली नदियाँ बताएगी, अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र यानी सबसे पहले तो ये कहेंगे कि तिब्बत में मानसरोवर से बहती हुई है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहेंगे कि इसका जो मोड़ है वो नामचा बरवा शिखर के पास जाकर मुड़ता है जो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। फिर इसका जो नाम है वो दिहांग नाम बताया गया है। तो दिहांग, लोहित, कैनुला, तो ये जो नदियां हैं ये जो मिलकर सहायक बनती हैं, इसीलिए हम इसे ब्रह्मपुत्र नाम से ये सारी नदियां जानी जाती हैं। ब्रह्मपुत्र जो है वो एकमात्र पुरुषवाचक वाली नाम नदी। तो यहाँ पर जैसे कि पुरुषवाचक नाम वाली नदी क्यों बताई गई, जैसे गंगा, तो गंगा जो है वो भी स्त्री बताई गई है, यमुना भी स्त्री बताई गई, नर्मदा भी स्त्री बताई यानी लिंग बताया गया है।
जिस तरह से सारी जो नाम है वो सभी लिंक में देखा जाए तो स्त्रीवाचक नाम दिए गए हैं, और जैसे ब्रह्मपुत्र यानी एक पुरुष मात्र नदी बताएगी, इसलिए ये एकमात्र पुरुषवाचक नाम की नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग दी गई है 2900 किमी। ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत में त्यांसगपो यानी कि सागम्पो कहेंगे, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है इसे। ब्रह्मपुत्र के समग्र प्रभाव में माजुली नाम का जो एक नदी द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा माना जाता है। तो तिब्बत में इस नदी में काप का अनुपात बहुत कम है। भारत में यह नदी जो है वो अधिक वर्षा वाले प्रदेश से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर जो जल भंडार और काप की मात्रा में वृद्धि होती है। तो क्यों बताई गई? क्योंकि ये नदियाँ कैसी बताई गई हैं? अधिक वर्षा वाले प्रदेश, जहाँ वर्षा अधिक होती है ऐसे प्रदेश से ये नदियाँ बहती हुई आती हैं, इसलिए यहाँ का जो जल भंडार है और काप की जो मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है। असम में कई सहायक नदियाँ इससे मिलती हैं। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी गुफी स्वरूप में बहती है। प्रति वर्ष यानी कि हर वर्ष देखा जाए तो साल में यानी वर्षा ऋतु में इस नदी का जो जल भंडार है उसमें अधिक मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप देखा जाए तो जो असम है, बांग्लादेश है, वहाँ पर बार बार जो बाढ़ आती है, तो ऐसी भारी विनाशक भी यहाँ पे विनाश देखने को मिलता है। उत्तरी भारत की दूसरी नदियों की अपेक्षा देखा जाए तो इन नदियों में जो विरोधाभास देखने को मिलता है। असम में वर्षा ऋतु के समय पड़ने वाली वर्षात के कारण यहाँ निरक्षरपण भी अधिक होता है। इस नदी में रेत की मात्रा बढ़ने से उसकी जो सतह है वो ऊंची रहती है, जिससे नदी प्रवाह में बार बार मार्ग परिवर्तन होता रहता है। तो इस पार्ट को आज हम यहीं तक रखते हैं। इसका जो अगला भाग है वो मतलब जो प्रायद्वीप नदियां हैं और अगले जो पॉइंट हैं वो हम इसे सेकंड भाग में समझाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे इसका आने वाला भाग और इसके अलावा जो भी चैप्टर हैं वो आपको समय अनुसार मिलते रहें। थैंक यू।